हाय एवरीवन। तो आज हम अपना मेंस इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने GS1 एंड GS4 को डिसाइड किया है कि हम जुलाई एंड से पहले उसे ख़त्म करेंगे। तो आज हम आर्ट एंड कल्चर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप मेरा होगा आपको PYQs दिखाने का, उसका एनालिसिस बताने का। उसके एनालिसिस करने से क्या होगा कि आपको ये पता होगा, जब आप रीड करेंगे ना बुक, तो आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपको टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं। ठीक है, वही टॉपिक्स जो हैं आप उसके कोर नोट्स क्रिएट करिएगा अपने, एंड उसी के बेसिस पे आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इसमें आपको 2013 से लेकर 2022 का कंपाइलेशन है। 23 में अभी फर्दर ऑन वीडियो में ऐड कर दूंगी आपके लिए। देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग इज इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल हिस्ट्री। एंड इसमें हमारा क्या क्या आता है? सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, क्या क्या चीजों पे ध्यान देंगे आप? आर्ट पे, आर्किटेक्चर पे, लिटरेचर पे, और कहाँ से कहाँ तक का करना है? एंशियंट से मॉडर्न टाइम्स का करना है, राइट? अब देखिए क्वेश्चन 1, ये मैं आपको रिवर्स ट्रेंड में दिखाती हूँ। 2022 से हम देखते हैं पहले। ओके, देखिए 2022 में जो क्वेश्चन आया था वो था डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और ये क्वेश्चन आर्किटेक्चर से आया है। 15 मार्कर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को अभी मैं आपको डिकोड करना नहीं सिखा रही हूँ, वो हम जब PYQs लिखेंगे ना तब सिखाऊंगी। अभी सिर्फ आप ये देखो कि थीम्स क्या है। ठीक है, इसका थीम क्या है? आर्किटेक्चर है। आपको पता होगा लायन एंड बुल फिगर्स जो थे वो न्यूज में उस टाइम क्यों थे? क्योंकि पार्लियामेंट में जो स्टैब्लिशमेंट किया गया था, अशोकन पिलर, जैसे हमने नेशनल एम्बलम को एक रेप्लिकेशन बनाया था उसका, तो जो उसके स्कल्प्टर थे उन्होंने जो इमेजेस बनाई ना, उसमें टाइगर को जो स्कल्पटिंग उनकी करी गई, वो ऐसा बोला गया था कि काफी एग्रेसिव इमेज लग रही है। ठीक है, तो उसके चलते ये टॉपिक न्यूज में था। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा कि लायन एंड बुल फिगर्स, ठीक है, दोनों पे पूछा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, सिग्निफिकेंस पूछा। फिर एक और क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस बताइए गुप्ता पीरियड का और चोला पीरियड का इन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन हेरिटेज और कल्चर में गुप्ता और चोला पीरियड का क्या कंट्रीब्यूशन है? अब देखिए कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें ना आपने अभी पढ़ा, आप आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, ये तीनों एस्पेक्ट्स पढ़ते हो, तो ये तीन तो आपको सिलेबस से ही पता है कि आप इसमें जो भी इनका आर्ट होगा गुप्ता टाइम का वो लिखोगे, चोला पीरियड का आर्ट लिखोगे, इनका आर्किटेक्चर, लिटरेचर लिखोगे। इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन ब्रेक डाउन करना था तो मैं आपको अभी आगे जो हम मेथड करेंगे ना क्वेश्चन ब्रेक डाउन करने का, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कैसे लिखना है। देन देखिए, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर वाज हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट that medieval Indian temple sculptures represent the social life of those days। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन स्कल्पचर्स पे चला गया। सबसे बड़ी इंटरप्रिटेशन बताओ इसमें क्या गलती होती है? आप इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते हैं, मेडिवल इंडियन टेम्पल, ठीक है, आपने स्कल्पचर्स पे ध्यान नहीं दिया, आप टेम्पल के सारा कंट्रीब्यूशन आप लिख कर आ जाते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि कैसे मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सोशल लाइफ हमारे उन दिनों की। ठीक है, तो ये स्कल्पचर का क्वेश्चन है, बट यहाँ से ना ये सोशल एस्पेक्ट्स पे चला गया कि आपको सोशल लाइफ जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करी गई है वो बताना है। देखिए अब इसका वेटेज भी हाथ क्या देख लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर का वेटेज 2022 में कितना था। ठीक है, तो इट इज 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स 2022 में आर्ट एंड कल्चर में से आए हैं। ठीक है, कि 250 नंबर में से आपका 40 नंबर जो है ना वो आर्ट एंड कल्चर बना रहा है। और देखो क्वेश्चंस ना हमेशा ऐसे नहीं होंगे जो बिल्कुल नहीं आते होंगे, या हमेशा ऐसे नहीं होंगे जो आपको आते होंगे। देर आर बाउंसर्स इन द क्वेश्चन, और देर आर क्वेश्चन जो क्या पता सिंपल एनसीईआरटी से आंसर हो जाए। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। अच्छा, अब 2021 में एक ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये लिटरेचर से आया था। इसमें पूछा गया था इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। ठीक है, कि नेचर क्या है भक्ति लिटरेचर का और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन कल्चर में। तो नेचर में आप जो भी भक्ति लिटरेचर में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है, वो आप इसमें लिख सकते थे, और उसका जो भी कंट्रीब्यूशन था वो आपको लिखना था। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिर्फ 10 मार्क्स का वेटेज आया उस टाइम। देन 2020 में 4 क्वेश्चन थे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या था? रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, डिस्कस।
ये क्वेश्चन काफी डीप है। क्वेश्चन कह रहा है कि रॉक कट आर्किटेक्चर जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी नॉलेज के लिए, कि हमें जो उस टाइम की इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री थी ना उसके बारे में रॉक कट आर्किटेक्चर से पता चलता है डिस्कस। अभी ओपन एंडेड हो गया आपके लिए, क्योंकि आपको जितने एग्जाम में उस टाइम पे रॉक कट आर्किटेक्चर ध्यान में आएंगे ना आप वो सारे लिख दोगे, ठीक है। उससे आपको क्या क्या नॉलेज मिली आप वो भी लिख दोगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रॉक कट आर्किटेक्चर लिखो और उसकी लोकेशन लिखो, कौन सा कहाँ पे मिला है, ठीक है, या उससे आपको क्या नॉलेज मिलती है आप वो लिखो। तो ये जो क्वेश्चन था ये आर्किटेक्चर के एस्पेक्ट में कवर होगा और 10 मार्कर था। फिर देखिए एक और 2020 में जो क्वेश्चन था, पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इन्यूमरेट। ठीक है, ये कीवर्ड ब्रेकडाउन भी मैं आपको सिखाऊंगी कि यहाँ पे इन्यूमरेट, डिस्कस, इलुसिडेट ये सब दिया है तो क्या मीनिंग होता है। पाला पीरियड मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस है बुद्धिज्म की हिस्ट्री में। ये बुद्धिज्म का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। तो देखो पाला पीरियड के उस टाइम के जो किंग थे जिन्होंने इसको पैटर्नेज दिया, ठीक है, क्या वहां पे बनवाया उसके लिए, तो इसको भी आप इस तरीके से बाइफर्केट कर सकते थे कि भी पैटर्नेज किस किंग ने दिया, आप उसके बारे में लिख सकते थे। यहाँ पे अगर कोई आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ तो आप वो लिख सकते थे, और अगर रिलीजन को प्रोपगेट करा गया तो कैसे करा गया वो सब आप इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट देखिए, Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. Discuss. ये फिलोसफी का क्वेश्चन है, 15 मार्कर था। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि फिलोसफी आपको एकदम रिकॉल हो जाए मेंस के पेपर में, ये थोड़ा टफ है क्योंकि प्रीलिम्स में आप क्या करते हो, सिंपल जो फिलोसफी जो भी फिलोसफी थी उसका क्या मायने थे, क्या चीज में वो बिलीव करते थे, आप उतना याद करते हो, है ना, या प्रोपोनेंट याद करते हो किसी फिलोसफी का। यहाँ पे बोला गया है कि इनका रोल क्या था कंसीव और शेप करने में मॉन्यूमेंट्स और उनके आर्ट को। देखो सोसाइटी में भी नहीं लेकर गए हैं इस क्वेश्चन को, इन्होंने इस चीज को मॉन्यूमेंट और आर्ट से रिलेट किया। तो उस टाइम की फिलोसफी पे आधारित अगर कोई मॉन्यूमेंट बना था, कोई आर्ट बनी थी, तो आपको इसमें वो लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए अभी मैं क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करके आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ। जब हम ईयर वाइज क्वेश्चंस पिकअप करेंगे ना तो मैं आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस के सेग्रीगेशन के थ्रू थीम्स भी कवर कराऊंगी, आपको बताऊंगी कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना था। इवन मैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आंसर्स भी कनेक्ट करके आपको इसमें दूंगी सारे, कि क्या कलेक्शन मेरे पास है मॉडल आंसर्स का, क्या हम लिख सकते थे, और मैं पूरा होलिस्टिक कवरेज करके दूंगी, जिससे कि अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू भी अपने करके जाओगे ना, आपके पास अगर बेसिक मटेरियल पढ़ने का टाइम नहीं है, आपने पीवाईक्यू अगर होलिस्टिकली भी कवर कर लिया ना, आपके पास एटलीस्ट कुछ होगा पेपर में लिखने के लिए, ठीक है। बाकी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। आगे देखो, ओके 2020 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, कमेंट। देखिए क्वेश्चन ना लिटरेचर का है, ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। और लिटरेचर पे देखो, इससे पहले आपने क्वेश्चन कहाँ स्पॉट किया, 2021 में भी स्पॉट किया, तब भक्ति पे क्वेश्चन था, ठीक है, भक्ति लिटरेचर। अभी कहाँ पे, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज पे। इन्होंने बताया है यहाँ पे, देखो कि पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज जो है ना वो जो मेडिवल इंडिया में लिखे गए थे वो स्पिरिट बताते हैं उस एज की, तो आपको इस पे कमेंट करना है। तो अब आप जो भी आपको पर्शियन टेक्स्ट उस टाइम पे याद आ रहा होगा आप उसका नाम लिखिए, उसमें उस जमाने में क्या बताया गया था वो लिखिए। तो टफ क्वेश्चन था, अगर देखो 15 मार्कर था, मैं बोल रही हूँ आपको ज्यादा नहीं, अगर 3 नाम भी याद आते ना आप तीनों पे 3-3 पॉइंट लिख देते तो कुछ मार्क्स तो आपको एग्जामिनर दे ही देता, ठीक है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, उस टाइम टफ था लोगों के लिए लिखना। अब देखिए 2019 का जो क्वेश्चन है, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बक्तीरियन एलिमेंट्स इन गंधार आर्ट, ठीक है, कि जो गंधार आर्ट था ना उसमें सेंट्रल एशियन और ग्रेको बक्तीरियन एलिमेंट क्या थे। ये सबसे इजी है क्योंकि आप ना अगर कोई भी बेसिक टेक्स्ट पढ़ रहे हो आर्ट एंड कल्चर के लिए, चाहे आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, चाहे आप नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ रहे हो, या आपने बेसिक कोई यूट्यूब वीडियो कवर किया है, जैसे प्रतीक नायक सर की वीडियो भी लोग कवर करते हैं, ठीक है, अगर आपने इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करा है ना तो आप ये तो पढ़ के ही जाते हो कि गंधार आर्ट जो है ना उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आपको बताना था कि सेंट्रल एशियन एलिमेंट क्या है, ग्रेको बक्तीरियन एलिमेंट क्या है इसमें। तो ये इन्फ्लुएंस ऑफ आर्ट का क्वेश्चन था, 10 मार्कर था। आप 10 मार्कर के हिसाब से इसमें भाई 5 पॉइंट इस पे लिख देते, 5 पॉइंट इस पे लिख देते। कोई डायग्राम अगर आपको अच्छा सा याद है गंधार आर्ट का तो आप उसको भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब इजी टू स्पॉट था, आराम से हो सकता था वहां पे। फिर 2018 देखो, 19 में एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है। 18 में देखते हैं, सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज एज द इज द नीड ऑफ द मोमेंट, डिस्कस। अब देखो ये क्वेश्चन आने के ना उस टाइम पे रीजंस थे अलग अलग, क्योंकि टॉपिक न्यूज में बहुत था और आपके बहुत सारे एक्ट हैं मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करने के, तो उससे रिलेटेड भी ये न्यूज में था आर्टिकल, मतलब वो एक्ट न्यूज में था।
तो आपको मोस्टली इसमें क्या करना था, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि सेफगार्ड करना जो है ना इंडियन आर्ट हेरिटेज को, वो जरूरत है अभी फिलहाल में। तो क्यों है, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन में इसलिए डाला है क्योंकि देखो आप ना टॉपिक्स पढ़ते हो, मॉन्यूमेंट्स पढ़ते हो सबके, उनके फीचर्स पढ़ते हो, कंट्रीब्यूशन किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, कहाँ पे बनवाया, किस तरीके से बनवाया, उनकी थीम्स क्या होती हैं, रिलीजन कैसे मैटर करता है, वो सब चीजें आप पढ़ते हो। बट आप ये नहीं पढ़ते कि इनको कंजर्व करना क्यों जरूरी है, ठीक है। ये तो बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस जो हम अभी कर रहे हैं, तो आपको उसके बेसिस पे आंसर लिखना था। 10 मार्कर था। आप सिंपली अगर आपको 2 एक्ट भी पता है, ठीक है, अगर आपने नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ी है तो उसमें एक्ट लिखे हुए हैं, तो आप वो 2 एक्ट भी अगर नाम इसमें डाल देते और 5 पॉइंट ईच लिख देते। कोई अगर आपको करंट अफेयर्स पता है तो आप वो लिख सकते थे। जैसे मुझे जो करंट अफेयर्स याद था वो ये था कि देयर वाज अ मैन इन दिल्ली जिसने कुतुब मीनार की वॉल में अपनी गाड़ी क्रैश कर दी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा जो वॉल था वो टूट गया था वहां से, मतलब मॉन्यूमेंट के एक तरीके से, हाँ, जो है प्रॉब्लम हुई थी, टूटा था। तो उसको जो डिटेन करा गया था ना, वो उस एक्ट के तहत करा गया था, जो आर्कियोलॉजिकल एंड कुछ मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है, उसके तहत करा गया था डिटेन, ठीक है। तो आप इस तरीके का एग्जाम्पल भी कोट कर सकते थे, या फिर अगर आपको चलो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं पता तो आप लिख सकते हो बेसिकली कि लोग जो है मॉन्यूमेंट्स में गंदगी मचाते हैं, या टूट फूट हो रही है, चोरी होती है मॉन्यूमेंट वगैरह से कुछ, या ब्रिक्स चुरा लेते हैं लोग मॉन्यूमेंट्स की, तो आप उस सब पे भी लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा, आगे देखो। नेक्स्ट है, देखो मैं जो आपको थीम बता रही हूँ ना, या तरीका भी बता रही हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक वाला वो बता रही हूँ, जब आपने कुछ नहीं पढ़ा तब आपको क्या लिखना है। अब भी आपको जब मैं पूरा मॉडल आंसर्स करा दूंगी, आप लिख लोगे, आप कंटेंट पढ़ लोगे, उसके बाद आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा। मैं आपको अभी बस जनरल आइडिया दे रही हूँ, ये मत सोचना कि यही लिख कर आना है पेपर में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में ही आया था। ये था, असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंस बतानी थी चाइनीज और अरब ट्रैवलर्स की, कि कैसे उन्होंने हिस्ट्री जो थी इंडिया की उसके रिकंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट किया है। अब देखो, ये ट्रैवलर्स अकाउंट से क्वेश्चन है, सीधा सीधा 10 मार्कर है। तो अगर चाइनीज और अरब में से पूछा है तो आप दो दो मार्क्स, मतलब दो दो पॉइंट्स में डिवाइड कर लो, कि इस पे 5 पॉइंट्स लिख लो, इस पे कर लो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, राइट। तो यहाँ पे ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखना कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करो चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स में, ठीक है, और उसके बाद में 5 पॉइंट्स लिख लो। अच्छा, उसके बाद में देखो एक चीज और, ये ट्रैवलर्स अकाउंट वाली चीज ना आप सिर्फ एंशंट में नहीं पढ़ते, आप मेडिवल में भी पढ़ते हो, एंशंट में भी पढ़ते हो, दोनों में से ही आप रिकंस्ट्रक्शन लिख सकते थे इसमें। प्लस आप एनसीईआरटीज में भी पढ़ते हो इसके बारे में, और ट्रैवलर्स अकाउंट आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उसमें भी दिया होता है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2018, the Bhakti movement received a remarkable reorientation with the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu discuss। अब देखो, भक्ति मूवमेंट का रेपिटेशन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भक्ति लिटरेचर, फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन था आई गेस, नहीं एक ही क्वेश्चन था। देखो, भक्ति मूवमेंट 2018 के बाद ना ऑलमोस्ट 2021 में रिपीट हुआ है। तो अब आप ये देख के चलो थीम्स रिपीट कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो भक्ति मोमेंट का रेपिटेशन है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि भक्ति मोमेंट आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, हर चीज करनी पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पे इन्होंने ना इसको चैतन्य महाप्रभु के एडवेंट से बोला है रिओरिएंट लिखने के लिए, कि कैसे रिओरिएंटेशन हुआ इनके आने से, डिस्कस करना है। इंडिविजुअल इसलिए क्योंकि ये किसी एक पर्सनैलिटी पे चला गया। अब आपको इसमें भक्ति मोमेंट पे एम्फेसिस नहीं देना था, एम्फेसिस देना था श्री चैतन्य महाप्रभु के आने पर इसमें क्या हुआ, ओके। Then it was a 10 marker question, सॉरी इट वाज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आपको लिखना रहेगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, 2017, how do you justify the view that the level of excellence of Gupta numismatic art is not at all noticeable in later times। देखो, अब यहाँ पे ना जब भी आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन मांगा गया जो ओपिनियंस, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यस या नो नहीं लिख सकते, यू हैव टू जज देम इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जस्टिफाई कैसे करोगे, कि भाई जो लेवल ऑफ एक्सीलेंस है ना गुप्ता के न्यूमिस्मेटिक आर्ट का, वो अब लेटर टाइम्स में कैसे जो है आपको मतलब नोटिसेबल नहीं था। तो ये न्यूमिस्मेटिक का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। सो इसमें अब देखो, आप ये चीज ना जब एंशंट में गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ते हो तभी भी पढ़ते हो इसके बारे में, तो आप वहां से भी क्वेश्चन पिक कर सकते हो। आपने गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह सब पढ़ा होगा तो आप उससे भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। बेसिक टेक्स्ट पढ़ने से हो जाएगा। 17 का क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर 2016 में देयर आर 2 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया था, पहला पार्ट देखिए,
Krishnadev Raya, the king of Vijayanagara, was not only an accomplished scholar himself, but was also a great patron of learning and literature. Discuss individual का question है ये, क्यों? क्योंकि कृष्णदेव राया पे चला गया क्वेश्चन। 12.5 मार्कर है, क्योंकि उस टाइम ना 12.5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आते थे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन की जो डेप्थ है वो पकड़ने की कोशिश करिए कि जो कृष्णदेव राय थे ना, वो विजयनगर के किंग थे। वो सिर्फ एक खुद ही अकम्पलिश्ड स्कॉलर नहीं थे, बट वो पैट्रॉन भी थे लर्निंग और लिटरेचर के। अब देखो, अगर आप सबने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री में विजयनगर के जो किंग है कृष्णदेव राया, इनके बारे में ये पढ़ा है कि ये लिटरेचर जो थे उसके बहुत बड़े पैट्रॉन थे। इन्होंने खुद भी टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है, इनकी बुक है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम राइट नाउ, ए से कुछ नाम है इनकी बुक का। आपने अगर ये सब सिंपल बेसिक चीजें इनके बारे में पढ़ी है, उस टाइम कौन कौन से स्कॉलर्स थे इनके यहाँ पे, या खुद भी ये स्कॉलर थे, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ खुद अच्छे स्कॉलर नहीं थे, ये पैट्रॉन भी थे लर्निंग और लिटरेचर के। डिस्कस करना 12.5 मार्कर था। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, ठीक है। तो लर्निंग वाला पार्ट अलग करते, लिटरेचर वाला पार्ट अलग करते, दोनों के जो एग्जाम्पल्स आपके पास है वो आप लिख देते, ठीक है। देखो, क्वेश्चन का डिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक बेसिक जो क्लास लूंगी ना आंसर राइटिंग की, तो उसमें मैं आपको कोई एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके बाइफिकेशन कैसे करना है क्वेश्चन का पार्ट्स में और कैसे पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसको अप्लाई करो आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट while depicting folk motifs and narratives successfully expounds बुद्धिस्ट आइडियल्स एल्यूसिडेट। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस ना थोड़ा सा हेवी लैंग्वेज पे चला गया है कि आप एग्जाम में इतना ज्यादा मतलब डेप्थ में कॉलेज पढ़ सॉरी क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ पाते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से क्वेश्चन बताती हूँ आपको। देखो 2016 का क्वेश्चन है, अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट while depicting folk motifs and narratives successfully expounds बुद्धिस्ट आइडियल्स एल्यूसिडेट। बुद्धिज्म का क्वेश्चन है 12.5। देखो रिलीजन तो इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ पे बुद्धिज्म से पूछ लिया उन्होंने। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपके स्तूपा में फोक मोटिव्स वगैरह बताए हैं, नैरेटिव्स दिखाए गए हैं, तो ये बुद्धिस्ट आइडियल्स के बारे में कैसे बताता है, ठीक है, वो आपको इसमें समझाना है। तो आप सिंपल मोटिव्स वाले पार्ट को फिर से बाइफिकेट करिए, नैरेटिव्स वाले को करिए बाइफिकेट, और दोनों में 5-5 पॉइंट्स लिख दीजिए। 12.5 मार्कर है, 5 या 6 पॉइंट जितने आपको आते हो उतने लिख देना। और इसमें आपको यही चीज समझानी है कि कैसे इनसे बुद्धिस्ट आइडल्स रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब देखो, एक्सपाउंड का मतलब ही ये है कि आप बताओ वहां पे जो चीज मौजूद है वो कैसे ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है जो इस पे बनाई गई है। तो ये आसान है, आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो जहां जहां पे स्तूपा आर्ट में मोटिव्स और नैरेटिव्स में। देखो अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दूं तो मोस्टली ना हर जगह पे यही दिखाया गया था कि गौतम बुद्ध की ना जहाँ पे स्कल्प्टर मतलब छोटे छोटे बनाए हैं, या जैसे मान लो ये पूरा एरिया है, ठीक है, स्तूपा जहाँ बना है, नीचे यहाँ पे ना जातक स्टोरीज हैं जिसमें इनके बर्थ की स्टोरीज हैं, और कहीं पे इनका महापरिनिर्वाण जो वो डिपिक्ट करा गया है, और कहीं पे एवरीडे लाइफ डिपिक्ट करी गई। तो आप वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिख सकते हो। देन आगे देखिए 2015 में देयर वर 2 क्वेश्चंस। The ancient civilization in Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia and Greece. देखो यहाँ तक का सिर्फ क्वेश्चन ब्रेक डाउन करो पहले। सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है ये, 12.5 मार्कर था कि एंशियंट सिविलाइजेशन जो इंडिया में थी, आपको पता आईवीसी थी, ठीक है, ये डिफर करती है इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सिविलाइजेशन से। ये हमें पता है कि हमारी सिविलाइजेशन में और उनकी सिविलाइजेशन में फर्क था। बोल रहे हैं in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present। देखो इन्होंने बोला डिफर कर रही थी इस सबसे, उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या हुआ है, in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to present day, के मतलब तभी भी उनका कल्चर ट्रेडिशन ना प्रिजर्व्ड है। तो जो भी चीजें अब आपको मिलती है ना आईवीसी की, आपको वो इसमें एग्जाम्पल देके लिखनी चाहिए थी। फिर देखो 2015 के बारे में, Mesolithic rock cut architecture of India not only reflects the cultural life of the times but also fine aesthetic sense comparable to modern painting. Critically evaluate this comment। ये देखो सबसे बेसिक आंसर है, क्योंकि इसमें ना आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछा है, और ये सिर्फ अगर एनसीईआरटी भी पढ़ी है ना तो भी आंसर कर सकते हो। 12.5 मार्कर है। देखो क्वेश्चन का क्या कहना है एक बार ढंग से देखो। मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर की बात हुई है कि इसमें सिर्फ कल्चरल लाइफ नहीं बताई उस जमाने की, बट एक फाइन एस्थेटिक सेंस भी बताया है जिसको आप मॉडर्न पेंटिंग से कंपेयर कर सकते हो। तो देखो मॉडर्न पेंटिंग से ना कंपैरिजन लिखना है, पहले कल्चरल लाइफ जहां जहां बताई है उसका एग्जाम्पल लिख देना,
फिर कैसे इसमें फाइन एस्थेटिक सेंस भी बताया गया वो लिखना, उसके बाद मॉडर्न पेंटिंग से इसको कंपेयर करना, और लास्ट में बोला गया क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस, यहाँ पे एंड आएगा, एंड गायब कर रखा था, क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस एंड कमेंट, ठीक है। तो आप इवैल्यूएशन लिखो और उसके बाद कमेंट, मतलब आपको बताना है कि क्या आपको इसमें पता चला। देखो अब 14 में देयर वर 4 क्वेश्चंस, तो 14 के क्वेश्चंस देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस में कुछ नोटिस किया होगा तो ये देखिए आईवीसी पे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। यहाँ पे आईवीसी, ठीक है, यहाँ पे भी एक तरीके से आईवीसी ही था। इसके अलावा सिविलाइजेशन 2 जगह पे था, ठीक है, सिविलाइजेशन अभी तो 2 क्वेश्चंस में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है, किस एक्सटेंट तक अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द आईवीसी प्रोवाइड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन डिस्कस। इसमें बोला गया है किस हद तक अर्बन प्लानिंग और कल्चर आईवीसी का आपको इनपुट देता है प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन का, डिस्कस करिए, ठीक है। सिविलाइजेशन का पार्ट है, 10 मार्कर है। फिर 2014 गंधार स्कल्प्टर ओड एज मच टू द रोमन्स एज टू द ग्रीक्स, एक्सप्लेन, ठीक है। कि जो गंधार का स्कल्पचर है ना, वो मतलब देखो अब यहाँ पे भी रिपीट है कि वो उतना ही रोमन्स को वो करता है अपना कंट्रीब्यूशन जितना कि वो ग्रीक्स को करता है। स्कल्प्टर का क्वेश्चन ना 10 मार्कर है, तो आप ग्रीक्स में और रोमन्स में इसमें भी बाइफिकेट करके 5-5 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। अब देखो इसका रेपिटेशन दिखाती हूँ मैं आपको। गंधार वाला क्वेश्चन इधर था, ये रहा, देखो यहाँ पे ग्रेको और सेंट्रल एशियन से पूछा गया था, यहाँ पे जो पूछा गया है वो रोमन और ग्रीक से पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए ढंग से। फिर 2014 देखिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड विद व्हिच वर एसोसिएटेड नंबर ऑफ रिनॉन्ड लर्न्ड पर्सनालिटीज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले उसको समझो, थोड़ा सा इसको भी समझना जरूरी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज थी वर्ल्ड की, यहाँ पे ये बता दिया। इसमें बहुत सारे रिनाउंड लर्न पर्सनालिटी थे, वो भी बता दिया, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के थे, और ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो थी इसकी, उसकी वजह से इसको फेम मिला है फ्लरिश होने में। बट अनलाइक नालंदा इट्स नॉट कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सिटी इन द मॉडर्न सेंस। क्या आप मॉडर्न सेंस में उसको यूनिवर्सिटी नहीं मानते, डिस्कस। तो ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। नालंदा और तक्षशिला आपकी दोनों सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, 10 मार्कर है। पहले पार्ट में आपको बताना है इसकी लोकेशन की वजह से इसको फेम वगैरह मिला, फिर आपको सेकंड में बताना है कि नालंदा की तरह इसको यूनिवर्सिटी नहीं मानते अब, ठीक है। इजी है, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ाया उतना लिख के काम चला सकते थे यहाँ पे। 14 सूफी एंड मेडिवल मिस्टिक सेंट्स फेल कर गए मॉडिफाई करने में आइदर द रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस को और द आउटवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू मुस्लिम सोसाइटीज को टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट, कमेंट। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि सूफी और जो मेडिवल मिस्टिक सेंट्स थे ना, वो फेल हो गए कि वो ना तो मॉडिफाई कर पाए रिलीजियस आइडियाज को एंड प्रैक्टिसेस को, ना ही आउटवर्ड स्ट्रक्चर जो हिंदू मुस्लिम सोसाइटीज का था उसको टू एन अप्रिशिएबल एक्सटेंट, कमेंट, ठीक है। तो रिलीजियस प्रैक्टिस है ये, और 10 मार्कर था। इसमें बेसिकली इनका फेलियर पूछा है कि क्यों फेल हुए। तो एक पार्ट में तो आप रिलीजियस आइडियल्स पे लिखिए कि भाई रिलीजियस आइडियाज वगैरह जो थे उसको मॉडिफाई नहीं कर पाई है। दूसरे में लिखिए कि आउटवर्ड स्ट्रक्चर जो हिंदू मुस्लिम सोसाइटी का था उस पर नहीं काम कर पाए। फिर 2013 देखिए, दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, द संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विविडनेस, कमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि बहुत यूजफुल नहीं है एक कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर हम देखें साउथ इंडिया की उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। संगम लिटरेचर आपको सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन तो बताती है उसके टाइम की, और काफी विविडनेस में बताती है, कमेंट करना है। तो ये संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन है। देखो लिटरेचर में आपने क्या क्या देख लिया, भक्ति, सूफी और संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन देख लिया। इसके अलावा जो बचा है वो आपको जरूर कवर करना है क्योंकि उसका चांस है पेपर में आने का। लिटरेचर का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। आप इसको भी बाइफिकेट कर लेंगे 2 हिस्सों में कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस में। फिर 2013 तांडव डांस को डिस्कस करना है एज रिकॉर्डेड इन अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शन। देखो डांस के ऊपर ही इकलौता क्वेश्चन है जो भी बहुत पहले पूछा गया, तो मतलब डांस का थीम अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत जरूर देख के जाना लिखने के लिए, क्योंकि तांडव का पहले पूछा हुआ है। फिर चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करता है हाई वाटरमार्क इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में, डिस्कस। तो आप चोला के बारे में जो जो एग्जाम्पल आपको पता है वो सब लिखेंगे, कैसे इवोल्यूशन हुआ टेम्पल के आर्किटेक्चर में वो लिखेंगे, और क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सब आपको लिखना है, ठीक है। देखिए 2023 के जो क्वेश्चन थे वो क्या थे,
वो उसमें कंपाइल नहीं थे तो मैंने अलग से दिए हैं आपको। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। अब देखो यहाँ पे भी सोसाइटी एंड रिलीजन का क्वेश्चन है, पर ये वैदिक सोसाइटी में चले गए हैं यहाँ पे। तो फीचर्स लिखने थे, सोसाइटी के अलग लिखने थे, रिलीजन के अलग, और ये 15 मार्कर का क्वेश्चन था। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन सोसाइटी। देखो पहले आप 5 फीचर्स इसके लिखते, 5 आप इसके लिखते, उसके बाद आप इन पे बताते ये प्रिवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब ये डेवलपमेंट का क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया की। तो जगह ये क्वेश्चन अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री का जो आर एस शर्मा की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आराम से आता होगा, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया इस चीज को। क्योंकि तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताने थे कि क्यों एंशिएंट इंडिया डेवलप हुआ, ये 10 मार्कर था। इसमें भी आप मैक्सिमम जितने पॉइंट्स बता सकते थे उतने आपको बताने चाहिए थे, सबसे इजी क्वेश्चन था। फिर मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो इंट्रोड्यूस हुए हैं सल्तनत पीरियड में वो आपको बताने थे। तो इसमें भी अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप इसको आराम से लिख सकते थे। एंड हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। तो ये भी 15 मार्कर का क्वेश्चन था। इसमें मैक्सिमम अगर आपको 5-6 चेंज आते हैं वो भी इनफ था। और कैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने इन्फ्लुएंस किया इंडियन सोसाइटी को, उसमें भी आप 6 to 7 पॉइंट्स फिर आराम से लिख सकते थे और इंट्रो और कंक्लूजन बहुत अच्छा सा बना सकते थे। ये जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से साइंस एंड टेक पे आया उस टाइम का। तो इसमें देखो ये तीनों क्वेश्चंस जो है ना ये ऐसे हैं कि अगर आपने एंशिएंट और मेडिवल की एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, इसे थोड़ा ढंग से लिखती हूँ मैं आपके लिए। एंशिएंट एंड मेडिवल की आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, मतलब उसमें जो कल्चर का पार्ट होता है ना वो आपने अगर पढ़ा तो आप आंसर आराम से कर पाओगे। इसमें आपको किसी बल्कि बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ना ही कोई मतलब हम रट्टा लगाते हैं बैठ के म्यूजिक डांस वगैरह वो सब भी करने की जरूरत नहीं थी। बट ये है कि हमेशा ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको सारा एनालिसिस में 2013 से लेके 23 तक का दिखा चुकी हूँ, सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 5 PYQs जो है ना उनके मॉडल आंसर्स देखेंगे, ठीक है। मैंने डिफरेंट वेबसाइट से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो कंपाइल कर लिए हैं आपके लिए, वो हम रीड करेंगे। उसमें थोड़ा रेपिटेशन लग सकता है क्योंकि मैंने हर जगह से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स उनको इकट्ठा किया है, बट उसको पढ़ने के बाद ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी कि आपको पता होगा किस जगह से क्या आपको पिक करना है किस टॉपिक के लिए। ओके, दिस इज ऑल फॉर एंशिएंट मेडिवल कल्चर, मतलब जो भी हमारा मेंस में आता है एंशिएंट मेडिवल कल्चर उतना हमने इसमें कर लिया है। फिर नेक्स्ट सीरीज में हम मॉडर्न का जो है पीवाईक्यू देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।